आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लूसेंट इकोनॉमिक्स कर रहे थे। इस सीरीज में हम लोग जो है लूसेंट इकोनॉमिक्स की पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज का सेशन ये दूसरे चैप्टर के लिए होने वाला है। चैप्टर का नाम जो है वो है भारत के राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, मतलब भारत का जो आय है, राष्ट्रीय आय है, उसमें किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो देखिए वो है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से वो है विनिर्माण क्षेत्र। क्या है? विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए भारतीय आय में विनिर्माण क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन भागों में विभाजित किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का तृतीयक जो मतलब जो थर्ड फील्ड होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र। तो आप इसे मत भूलिएगा। अब प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग जितनी प्राकृतिक संसाधन है तो उनको इसमें रखा गया है। तो देखिए, तो कह रहा है कि भारतीय आय का सर्वाधिक योगदान किसमें है, तो वो है सर्वाधिक योगदान होता है विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारतीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र है। देखिए उस जिसके इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेवा क्षेत्र ऑप्शन में नहीं था। तो सर्वाधिक योगदान जो होता है ना किसी भी जीडीपी में या किसी भी राष्ट्रीय आय में, वो होता है सेवा क्षेत्र का। मैंने कहा भी था। आज सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो था विनिर्माण क्षेत्र। तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें उस ऑप्शन में सेवा क्षेत्र नहीं था। तो पहला अगर पूछेगा राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत में अगर सेवा क्षेत्र रहेगा तो सेवा क्षेत्र आपको क्लिक करना है। अगर सेवा क्षेत्र नहीं रहेगा, इसके जगह पर तृतीय क्षेत्र भी दे सकता है। और अगर सेवा क्षेत्र नहीं रहेगा तो आपको क्लिक करना है किस पे? विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। देखिए, तो योजना काल में जो है ये जो है राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का जो योगदान घटा है, तो वो है कृषि का क्षेत्र का। तो कृषि क्षेत्र का जो है योगदान घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। आपको पता है कि वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भी इसे बोलते हैं या तृतीयक क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये तृतीयक जो क्षेत्र है ये 55% जो है जीडीपी का जो है, मतलब 100% में 55% इसका योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र में का योगदान क्या होता है। अब देखिए कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, जैसे जैसे भी जीडीपी बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा आपको पता है कि सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र का योगदान रहता है। तो तृतीय क्षेत्र की जो है इस क्षेत्र का योगदान जो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देखिए, जो तृतीय क्षेत्र हो गया इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया। इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए तृतीय क्षेत्र में जो है व्यापार हो गया, जितने भी ट्रेड हैं वो आ गए, परिवहन हो गए, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया। ये पूछता है कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है, संचार को किस क्षेत्र में रखा गया अर्थव्यवस्था के, परिवहन को किस में रखा गया और किसको? व्यापार को। तो देखिए व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग और जो है बीमा, जैसे बैंकिंग और बीमा जो एलआईसी होती है, ये जो है ये सब तृतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन के आरंभ में 1951 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों के क्रमशः 55, 13 और 29% था, जो 2015 के दौरान मतलब ये जो है कह रहा है कि 1951 में जीडीपी कितना था? 1993 में जो है 55, 13 और 29% था, जो 2014-15 में जो गणना हुआ था उसमें ये कितना था? तो उसमें तो था ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ये जो है उसमें जो है 17.5%, 31.8% और 50.7% था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएनएस की स्थापना कब हुई। तो देखिए, जो राष्ट्रीय न्याय दर्श है जो इसकी स्थापना हुआ था जो है 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। तो आपको पता है कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1951 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है। और ये जो क्या करता है, ये राष्ट्रीय आय की जो है मापने में जो है
ये जो है सहायक होता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आय की माप सीएसओ द्वारा ही की जाती है। तो आप जो है अगर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय की माप किस संगठन द्वारा की जाती है, वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय है, मतलब राष्ट्रीय आय क्या है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दिया जाता है कि उत्पादन लागत पर या उत्पादन कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। देखिए, मैंने कहा ना कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित, मतलब इसका पता किसके, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, इसकी गणना करता है सीएसओ। कौन करता है, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कह रहा है कि इन जो 4 ऑप्शन में, इसमें जो प्रति व्यक्ति आय जो है किसकी सबसे अधिक है। तो देखिए, वर्ष 2016 में जो है गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य मतलब कौन है। कह रहा है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम, यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बोल रहा है। तो मिनिमम कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह किसने मतलब इसका अनुमान मतलब किसने लगाया। आपको पता है, जो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है या प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो है, ये किसने लगाया था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। अब कब लगाया गया था ये, तो 1867 से 1868 में ये लगाया गया था, ठीक है। और उन्होंने 1868 में बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितने रुपए है, 20 रुपए है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ड्रेन का सिद्धांत है, थियरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, थियरी ऑफ ड्रेन जो है वो प्रतिपादित किया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और इनकी एक बुक है, उनका उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने है ड्रेन सिद्धांत या ड्रेन थियरी दादा भाई नौरोजी द्वारा ही दिया गया था। इसे कहीं कहीं धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। आपको पता है, जो राष्ट्रीय आय की गणना वो उत्पादित गणना विधि और आय विधि दोनों से ही की जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। एक वृद्धि दर होता है जिसे कहते हैं हिंदू वृद्धि दर, ये जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है। आप इसे कंफ्यूज मत करिएगा, जो हिंदू वृद्धि दर होता है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1949 में जो गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो 1949 में जो पीसी महालन बीस थे ना, यही जो है ये जो जब भारत की राष्ट्रीय आय गठित समिति किया गया था, उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनके मौजूदगी में ही सीएसओ की जो स्थापना हुई थी 1951 में, उसके जो है प्रथम अध्यक्ष पीसी महालन बीस ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था। देखिए, आपको पता है कि स्वतंत्रता के पहले, तो स्वतंत्रता के पूर्व कह रहा है, स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें है नौरोजी और सिराज ने। तो दो व्यक्ति जो थे और उन्होंने ही इसका जो पता लगाया था, और ये 1867-68 की बात है। और इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। और नौरोजी की एक पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर पुस्तक पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की। आपको पता है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब किया गया था, 1949 में किया गया था। तो 1949 में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता में 1947 में मिल गई। तो ये बोल रहा है कि 1949 में जो है इसका आंसर होगा, इसमें यहाँ जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, किसके लिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जो इसके अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालन बीस। कौन थे, पीसी महालन बीस थे। आवाज क्लियर जा रही है, तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो भी रहा है, तो आप अगर इसे नोट करना चाहें तो रुक के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों का, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसे परंपरागत, पुनरीक्षित और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है,
कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। आपको पता है कि जो राष्ट्रीय आधार मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना जो है चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर दोनों पे की जाती है। बट जो स्थिर मूल्यों पर जो है इसकी गणना को जो है मतलब परफेक्ट माना जाता है कि स्थिर मूल्यों पर जो राष्ट्रीय आय निकलता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान में जो है जो राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है तो वो है 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय समूहों की गणना किस आधार पर की जा रही है। आपको पता है कि देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया कि राष्ट्रीय आय का जो है आधार अगर पूछेगा ना, राष्ट्रीय आय का आधार देखिए पूछ रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय आय समूहों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है। मैंने अभी बताया ये होता है 2011-12 इसका जो है 2011-12 इसका क्या है आधार वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना आने वाली में एक कठिनाई का मतलब राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसमें की जाती है तो राष्ट्रीय आय की गणना जो करते समय जो कठिनाई आती है वो क्या है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो है ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है कि अमौद्रिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है ये जो है ये राष्ट्रीय आय की जब गणना किया जाता है तो इसमें ये जो है कठिनाई डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सही गणना कौन सी समस्या सामने नहीं आती है। यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है तो ये ऑप्शन नंबर ए है। कह रहा है कि पर्याप्त एवं सही संख्यांकी विधियों की जो कमी है वो राष्ट्रीय आय की गणना में ये नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो आपको पता सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, इन्होंने किया था 1867 में और 1868 में किया था, ठीक है। चलिए तो उस समय दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था भारत में वो था 20 रुपये प्रति व्यक्ति, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है उनका नाम है, उसका नाम है क्या है आप कमेंट करके बताइए। मैंने अभी बताया था उसका नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो दादा भाई नौरोजी जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। आपको पता है कि इनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम है दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है। तो उन्होंने जो ड्रेन थियरी दिया था तो क्वेश्चन में यहाँ से पूछता है जो ड्रेन थियरी है वो किसने दिया था। धन के पलायन का या धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और उनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। मैंने बताया कि उस क्षेत्र को कहते हैं तृतीय क्षेत्र। मैंने कहा था किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र। कौन कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक को जो है प्राकृतिक जितनी संसाधन है उसको इसमें रखा जाता है। तृतीय को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन में अगर कहीं सेवा क्षेत्र भी दिखे तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं करना है। और इसने जीडीपी में जो है इसका जो योगदान होता है वो 55% के आसपास जो है वो होता है, ठीक है। चलिए और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्या जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट से बीमा हो गया, डॉक्टरी हो गई, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, उसको इसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान होता है। आपको पता है सबसे कम होता है प्राथमिक क्षेत्र का होता है, और सबसे अधिक होता है सबसे अधिक तृतीय, सबसे कम प्राथमिक, और जो मीडियम मीडियम में होता है द्वितीय क्षेत्र का योगदान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। आपको पता है जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय संख्यांकी संगठन द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। इसकी जो है हेडक्वार्टर जो है मानी इसका मुख्यालय जो कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, पीसी महालनबिस थे, ठीक है। तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत करिएगा, ये 3 क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। आपको पता है कि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का पता जो है जीडीपी को देख के लगाया जाता है। इसकी जीडीपी जितनी अधिक है वो उतना विकसित देश कहलाता है, ठीक है। चलिए जीडीपी का अर्थ होता है कि किसी भी देश की सीमाओं के अंदर उसके वस्तुओं और सेवाओं का जितनी भी मूल्य है उसको जो है जीडीपी के अंतर्गत उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना में जो है
कौन सा एक तरीका छोड़ के उपयुक्त ऑप्शन में से बाकी सब तरीकों को जो है आजमाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय के परिकलन में कह रहा है कि सभी प्रकार की बचत, मतलब बचत का योग जो है ना, इसको छोड़ के बाकी जो है तीनों को जो है, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग, इसको जो है जीडीपी राष्ट्रीय आय में जो है, राष्ट्रीय आय में इसको काउंट किया जाता है। बाकी बचत का योग राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय में इसको किसको शामिल नहीं किया जाता? देखिए, जो लॉटरी जीतना होता है ना, मतलब कोई अगर कोई लॉटरी जीत गया तो लॉटरी का जो है जीतना होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। तो टोटल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय, ये देश की कुल जनसंख्या से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, मतलब देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब भारत का जो राष्ट्रीय आय है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो कह रहा है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। आपको पता है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक जो है योगदान होता है तृतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक। आपको पता है कि सेवा का लगभग जो है 53% या 52% के आसपास जो है, 52 पॉइंट समथिंग या 53% आप इसे बोल सकते हैं, उतना जो है राष्ट्रीय आय में अकेले तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान होता है। तो वही कह रहा है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। देखिए, तो अमीरों की तुलना में गरीब जो बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को। आपको पता है जो अमीर व्यक्ति हैं वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और जो गरीब व्यक्ति हैं वो थोड़ा कम पैसा खर्च करते हैं। वही कह रहा है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, तो अपनी आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की जो है बचत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा एक सही क्रम है? मन देखिए, मतलब कह रहा है कि मतलब आपको जो है जीडीपी जो है, जीडीपी बोलिए या राष्ट्रीय आय बोलिए, तो मतलब इनमें जो है कौन सा क्षेत्र का सबसे अधिक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आपको पता है कि सर्वाधिक योगदान होता है वो होता है सेवा क्षेत्र का होता है, और सर्वाधिक कम योगदान होता है वो होता है कृषि क्षेत्र का होता है। कृषि को रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है, मैंने बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि सबसे अधिक तो हो गया सेवा, सबसे कम हो गया कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए टिक करके निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक, कह रहा है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? आपको पता है कि किसी भी जीडीपी का या राष्ट्रीय आय को माप करने की जो दो विधियां होती हैं, इसमें कह रहा है जो स्थिर मूल्य होती है उस पे जो है उसका जो आधार वर्ष कब है, तो ये 2011-12 उसका आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी होता है उसको जो है जब निकाला जाता है तो ज्यादा अस्थायी होता है चालू मूल्यों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? आपको पता है इस भारत की सकल घरेलू उत्पाद बोलिए यानी कि जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो आपको पता है किसका होता है, वो तृतीय क्षेत्र का होता है। लगभग कितना होता है, एग्जैक्ट है 52.97, या इसको कहीं कहीं 53% भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र भी बोल देते हैं किसी, और नहीं तो इसको प्राथमिक क्षेत्र भी बोला जाता है। और तृतीय क्षेत्र में आपको पता है कौन कौन से चीज आते हैं, जैसे व्यापार हो गए, परिवहन हो गए, बैंकिंग हो गया, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, वो जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? मतलब जो मूल्य ह्रास होता है किसके बराबर होता है? देखिए, तो कह रहा है कि जब जीडीपी में से, कह रहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद में से जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसको घटाते हैं, यानी कि जीडीपी से जब घटाते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद को, तो ये जो है वो जो निकल के आता है वो होता है मूल्य ह्रास। क्या निकल के आता है? मूल्य ह्रास। तो एक फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक्स में, सकल घरेलू उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू मूल्य ह्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सी विधि नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय के मापन में निवेश विधि को छोड़कर बाकी जो मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधि का जो है गणना किया जाता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है, बट निवेश विधि की गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन का पद्धति नहीं है, मतलब राष्ट्रीय आय के आकलन में किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो है मैट्रिक्स विधि। मैट्रिक्स विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी व्यय, उत्पाद और आय विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि अगर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये होता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, तो एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है तो क्या आता है, राष्ट्रीय आय आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें से जो है क्या घटाया जाता है, देखिए आपको पता है वो है मूल्यह्रास। कह रहा है कि जीएनपी में से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाता है। देखिए, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास बराबर होता है एनएनपी। तो ये भी एक इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला होता है, आप इसे याद करिएगा। मूल्यह्रास को इसको घटाया जाता है, ठीक है। जीएनपी माइनस एनएनपी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू एनएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य, यानी कि जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो क्या निकल के आता है। तो देखिए, वो होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि किसी देश की निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या होती है। तो देखिए, आपको पता है जो एनएनपी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। यही एक तरीका से एनएनपी निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है कि जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर जो निकाला जाता है वो क्या होता है, वो होता है एनएनपी होता है। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर डी क्लियर क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए, आर्थिक विकास का जो है वो सर्वोत्तम सूचकांक मतलब कैसे, मतलब किस, इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किसी देश की जो है आर्थिक विकास कैसे निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब एक्चुअली ये हुआ, तो किसी किसी देश की जो आर्थिक विकास उसकी प्रति व्यक्ति जो है आय को देखकर या उसकी आय में वृद्धि को देखकर ये निर्धारित किया जाता है। ये जितनी अधिक, जितने भी विकास विकसित देश हैं उनकी राष्ट्रीय आय बहुत ही अधिक होती है विकासशील देश की तुलना में। तो इसलिए कह रहा है कि किसी देश के जो आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचकांक होता है वो प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा उसको जो है दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। तो देखिए, तो ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय कौन पकड़ रहा है, भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ा जा रहा है। जब भारतीय पकड़ेंगे तो ये किसके हिस्सा होगा, ये भारत की जीडीपी में हिस्सा होगा, ठीक है। वही कह रहा है कि देश के नागरिक द्वारा जब देश के सीमाओं के भीतर या इसके बाहर मतलब जो जितनी भी कमाई की जाती है वो जो है उसमें जीडीपी में उसका जो है भागीदारी होती है। इस हिसाब से जो है अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश में भी काम कर रहा है तो वो जो मूल्य या वो जो पैसा कमा रहा है तो उसका यहाँ भारत की जीडीपी में भी जो उसका योगदान होता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। मतलब आय विधि से जो राष्ट्रीय आय, यहाँ कह रहा है कि आपको पता है कि राष्ट्रीय आय निकालने की दो तीन विधियां, आय विधि, व्यय विधि और एक और विधि होता है, कमेंट करके बताइए। तो कह रहा है कि इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने में। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने में अवितरित आय को छोड़कर बाकी किराया, मिश्रित और पेंशन तीनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की अनुमान, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में किसके ध्यान रखना अपेक्षित होता है। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की जब गणना किया जाता है तो किसको ध्यान में रखना मतलब अपेक्षित होता है यानी आवश्यक होता है। वो है कि निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की जब गणना किया जाता है उसमें जो है ये चीज बड़ा फैक्टर मायने रखता है कि उसमें निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है और आयात मूल्य को घटाया जाता है, ये आवश्यक होता है।
कह रहा है कि इसका मुद्रा मूल्य है, कह रहा है कि मतलब मुद्रा मूल्य जो है वो क्या है। तो देखिए, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे कहते हैं मुद्रा मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा मूल्य कहते हैं। और जीडीपी की परिभाषा यही होती है कि एक वर्ष में उत्पादित मतलब भारत के क्षेत्र में या उसके बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? उस देश की जीडीपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है। आपको पता है कि जो उत्पादन कार्यों का योगफल वो क्या होता है, वो किसी भी राष्ट्र की जो है राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी में की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, जब व्यय विधि से जब जीएनपी निकाला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है व्यय विधि के माध्यम से जब जीएनपी निकाला जाता है ना, तो उसमें मूल्य ह्रास जो व्यय है इसको शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सकल घरेलू निजी निवेश, विदेशी निवेश और निजी उपयोग व्यय को शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग होता है। आपको पता है ये क्वेश्चन लगभग इसी सेशन में जो है इसको लगभग 10 से अधिक तरीकों से पूछा गया। तो वो होता है सेवा क्षेत्र, इसे बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, याद रखिएगा। इसका योगदान होता है 52.97 या 53% इसका योगदान होता है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ये जो है इसके अंतर्गत जो है जितने व्यापार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन हो गया, जितने भी बैंकिंग हो गए उसको, जितने भी बीमा क्षेत्र हो गए वो, और जितने भी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप इसे इतना सब क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग जो है भारत की राष्ट्रीय आय चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। आपको पता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? सीएसओ को द्वारा लगाया जाता है। सीएसओ इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल स्टेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ है? सीएसओ की जो स्थापना है हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो किया गया था वो पीसी महालनबिस की अध्यक्षता में किया गया था। और पीसी महालनबिस वही व्यक्ति थे जिन्होंने जब आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रीय आय समिति का जब गठन किया गया, तो इन्होंने 1949 में ये उस समिति का गठन किया गया था। तो उस समिति के अध्यक्ष पीसी महालनबिस रहे थे। ठीक है, चलिए, तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। उम्मीद है कि जो है सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।